हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज आए हैं डिफरेंशिएशन के साथ, वो भी वन शॉट में। तो डिफरेंशिएशन में बेसिक से लेकर एडवांस में सब कुछ आज का यहाँ पे कवर करा दूंगा, जितना भी आपको क्लास 12th में जरूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं विद द डिफरेंशिएशन वन शॉट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो, और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉइड पे आपको सिर्फ ओबीजी सर्च करना है, आईओएस पे आपको माइंडस्ट्यूड डाउनलोड करके इस कोड का यूज करके सारा एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे नोट्स आपको वहीं पे मिलने वाले हैं। अभी वो डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो आप 11th में पढ़ चुके हो, उन्हीं का कंटिन्यूएशन यहाँ पे शुरू होगा। जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये सब आपको पढ़ा पढ़ा है, लेकिन एक बार मेरा फर्ज है कि देखो कंप्लीट करा दूं आपके लिए। मान लीजिए आपने डिफरेंशिएशन करना चाहा किसी x की पावर 100 का, तो एक होता क्या है, ये जो x की पावर 100 है, 100 उठ के आगे आ जाता है 100 x रेज टू द पावर 99। तो 100 उठ के आगे आ गया और x पे 99 पावर लग गई, ये आपका आंसर हो जाएगा खत्म। तो ये बता रहा है पहला फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले में बोला है d बाय डी एक्स ऑफ a की पावर x। a कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे हम 7 की पावर x बोलेंगे तो ये 7 की पावर x log 7 बन जाएगा। रिमेंबर a एक बेस है, नॉन नेगेटिव बेस होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। फिर e की पावर x डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये क्लास 12 का नहीं, क्लास 11 का रिवीजन था, इसलिए फटाफट करा दिया। अब बढ़ते हैं फटाफट हम आगे, जहां पे आएंगे बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो फंक्शन में, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हो, तो कांस्टेंट अनहार्म्ड रहेगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन, कांस्टेंट गेट्स आउट एंड आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। तो ये था पहला रूल। दूसरे रूल में अगर आप दो डिफरेंट फंक्शंस को एडिशन सब्ट्रैक्शन में लेते हो, उसका डिफरेंशिएशन करते हो, तो आप इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, एक साथ आपको पहले उसको ऐड करके फिर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। तीसरे रूल में हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो आपको एक को रोकना है, दूसरे को ठोकना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग ही है चीजों को टुकड़े टुकड़े करना, तोड़ना। तो यहाँ पे एफ एक्स जी एक दो फंक्शन थे, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा फंक्शन एज इट इज लिख दिया, इसमें पहला फंक्शन एज इट इज लिख दिया और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। मतलब एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। ये बता रहा था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ में इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल। अब ये क्वोशिएंट रूल को ये एफ एक्स जी एक्स में याद करना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, तो मैं आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एन अपॉन डी सिखाने वाला हूं। एन अपॉन डी का मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर क्या होता है भाई? न्यूमरेटर जो ऊपर है, डिनोमिनेटर जो नीचे है। आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है? जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर करके लिख दो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, सिर्फ स्क्वायर करके लिख देना है। फिर ऊपर आएंगे, ऊपर आपको डिनोमिनेटर को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर लिखना था, फिर माइनस साइन लगा के न्यूमरेटर को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर लिखना है। तो इसको याद कैसे करना सर? उसमें प्लस साइन है, इसमें दो फंक्शंस होंगे भी, तो एक को रोकना एक को ठोकना है, बस वो करना आसान है। लेकिन इसमें माइनस साइन आता है बीच में, तो क्या करोगे? तो क्वोशिएंट रूल के हिसाब से आपको बीच में माइनस लाना है और न्यूमरेटर से पहले माइनस आएगा। तो हाउ यू रिमेंबर इट? जस्ट रिमेंबर डी एंड डी, डू नॉट डिस्टर्ब। डी एंड डी, एन बीच में आएगा हमेशा। ऐसे याद करना मैंने बच्चों को सिखाया है क्लासरूम में, और बहुत हेल्प हुई है उनको, तुम्हें भी हेल्प होगी। तो भाई इसको याद कर लो। कोई भी कमेंट, कोई भी दिक्कत होती है भाई, कमेंट में आप बता सकते हो क्या दिक्कत है, और आपके डाउट्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। फिर आते हैं हम इस मेन टॉपिक पे, जो यहां से क्लास 12th का सिलेबस शुरू होता है, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब तुम ये रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो, रीड करो, ग्राफ व्राफ सब कुछ मैं तुमको बड़े शॉर्ट में चीजें समझाता हूं। कहने का मतलब यहां पे ये है कि दो फंक्शंस जब वो डिफरेंट वेरिएबल में हो, दो फंक्शंस या सेम फंक्शन जो डिफरेंट वेरिएबल में एग्जिस्ट करता है, चाहे मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, तो वहां पे हम यूज करते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब प्लस माइनस भी होगा तब भी वो इम्प्लिसिट में ही कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने लिखा है u इज इक्वल्स टू वी प्लस डब्ल्यू, कुछ भी लिख दिया, तो ये अब ये तीन वेरिएबल हो गए। अब तीन वेरिएबल में तुमको डिफरेंशिएट करना होगा, तो कैसे करोगे, क्या करोगे? यही इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन तुमको सिखाता है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को सीखना ही है। तो जनरली हम यहाँ पे x और y में करते हैं। देखो अभी करते थे बड़ा इजीली, हम y को एक तरफ लेके x में डिफरेंशिएशन कर सकते थे, लेकिन जब y सेपरेट नहीं हो पाए, जैसे इस एग्जांपल में y सेपरेट नहीं हो सकता, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। क्यों याद करना यार, रटना नहीं है हमको। इम्प्लिसिट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये पहले फंक्शन का, ये दूसरे फंक्शन का, तो ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको ग्राफ मिल जाएगा।
ऐसा बो एरो मिलता है, मतलब एग्जांपल है, इस वाले फंक्शन का ग्राफ है जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज द ग्राफ। तो आपको इस तरीके का कुछ फंक्शन मिलता है। अब क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। मेजरली आपने जो फॉर्मुलेस पढ़े हैं क्लास 11th में, उन्हीं का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे y इज इक्वल टू fx एक रियल फंक्शन है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहला y स्क्वायर। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि कैसे करना है। पहला पार्ट में बोला गया है y स्क्वायर, तो d बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर निकालने को इन्होंने बोल दिया। अब यार हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना था, सवाल में दिया है, हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है, सवाल में दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2y। बट ये सर, ये तो ना अगर x स्क्वायर होता तो 2x सही लगता, 2y क्यों लिख रहे हैं। अब फॉर्मूला सारे वेरिएबल के लिए सेम है, जो आप x में पढ़ते हो, रीड करते हो, वही सारे फॉर्मूलेस हर एक वेरिएबल में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n जो है ना, वो n x की पावर n माइनस वन होता है, तो सेम चीज t के लिए भी होती है। डी बाई डी एक्स ऑफ t की पावर n लिखोगे तो n t n माइनस वन हो जाएगा। सर फिर डिफरेंस क्या है, लिखो रटो सब बढ़िया, एक डिफरेंस है। आप बोल रहे हो मैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब x के तरीके से उसको तोड़ना चाहता हूं, एक्स एक्सिस पे तोड़ना चाहता हूं, बट वहां पे एक्स एक्सिस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे सोचो। तो आप क्या करोगे, यहां पे एक नई चीज का क्रिएशन करोगे जिसको हम कहेंगे dt by dx। ये कंप्लीट आंसर बनता है। सो इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग समथिंग विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल, यू नीड टू डिफरेंशिएट द लास्ट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर डिफरेंशिएटिंग। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैंने जो बोला, हाँ सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे 2y तो लिख दिया, बट ये तो x था नहीं, x नहीं है, तो जो वेरिएबल है उसको उसके रिस्पेक्ट में कर दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या बरोबर, समझ में आ गया, ये आंसर है, यहीं पे खत्म कर देना है, आगे कुछ भी नहीं करना आपको। एंड दैट्स इट। आगे देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है एक्स क्यूब वाई की पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हाउ विल यू राइट इट, आपको एक को रोकना है, दूसरे को ठोकना है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। सो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। इसको मैं हटा देता हूं, इसकी हमें कोई खास जरूरत है नहीं। तो एक्स की पावर 3 एज इट इज रहेगा, y की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5y की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन ये x नहीं y था, तो आप साथ में एक dy by dx लगाओगे। यहाँ पे y की पावर 5, क्या dy by dx आएगा, द आंसर इज नो। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तब आएगा। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो बस 3x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x की पावर 3 y की पावर 4 dy by dx इस और प्लस में 3x स्क्वायर y 5 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये था सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कंपैरेटिवली इजी है। आपको बोला गया log x y का स्क्वायर, तो सबसे पहले तो log की प्रॉपर्टी लगा दो, बात आती है ना भाई सबको। log x प्लस 2 log y, मैंने इसको अलग किया, अभी डिफरेंशिएट कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी इसको अलग किया है और कुछ भी नहीं। log ab का होता है log a प्लस log b, और पावर रूल से वो पावर उठ के आगे आ गया। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, यहां पे मैं लिख भी लेता हूं। नाउ फाइंड dy by dx ऑफ दिस थिंग। नाउ log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, यहाँ पे 2 अपॉन y, लेकिन क्योंकि y था तो dy by dx भी आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। अब फाइनल क्वेश्चन x स्क्वायर 1 प्लस e की पावर xy, यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल से आप इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसलिए मैंने पेज छोड़ा था। एक्स क्यूब 1 प्लस e की पावर एक्स वाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने अभी क्या सिखाया आपको क्वोशिएंट रूल में, क्वोशिएंट रूल में सिखाया जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस e की पावर एक्स वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस e की पावर एक्स वाई, और डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर माइनस द न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर e की पावर एक्स वाई, दैट्स इट। तो ये तरीका है इसको प्रॉपरली सॉल्व करने का। अब नाउ सिंप्लीफाइड, ऊपर 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन लगा के एक्स क्यूब लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका e की पावर एक्स वाई का e की पावर एक्स वाई ही रहता है। लेकिन जो भी पावर होती है, अगर x नहीं है, चेन रूल याद है कि भूल चुके हो, तो चेन रूल से आपको एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
तो x y का डिफरेंशिएशन करोगे तो x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy by dx आ जाएगा, एंड प्लस में y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. So that's it, that's what you'll be getting, whole divided by this 1 plus e की पावर x y का whole square, and that's the final answer. So I hope this is clear. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is differentiation of parametric function. इसको भी समझ लेते हैं. पैरामेट्रिक फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं कि आपको x y तो दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा देखो दूसरा कोई वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो. तो एक तरीके से आसान तो होते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पे तुम्हें लपेट लिया जाता है कि यहीं पे तुम्हारा कटेगा क्या, मार्क्स. तो आपको नहीं कटवाना है, कैसे नहीं कटवाना वो समझाता हूं. देखो आपको dy by dx निकालना है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, ये आसान होते हैं. आपको सबसे पहले y इज इक्वल टू 280 लिखा है क्योंकि हमें dy निकालना है, तो पहले dy निकालते हैं. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट कि डिफरेंशिएट करेंगे बट विद रिस्पेक्ट टू y t, जिस भी वेरिएबल में राइट हैंड साइड में दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में करो. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा dy by dt इज इक्वल्स टू 2a. अब क्योंकि वो t का रिस्पेक्ट में था तो 2a ही आएगा, आपको dt by dx नहीं लिखना पड़ेगा. और अगर मन है dt by dt लिखने का लो भाई लिख लो, हम तो t के रिस्पेक्ट में ही वैसे भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो 2a कहने का मतलब है कि आएगा. अब आपको सेम काम x के साथ करना है. x दिया था आपको 80 का स्क्वायर, तो dx by dt जब निकालोगे तो ये मिल जाएगा 280 बरोबर. तो यहां से हमको dy by dt मिल गया, dx by dt मिल गया. हमको चाहिए dy by dx. अब dy by dx कैसे आएगा, जब हम dy by dt को ले लेंगे और dx by dt को ले लेंगे और इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो dt से dt कट जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो dy by dx आएगा, लेकिन t के टर्म्स में. यहां से 2a से कट गया, 1 अपॉन t बचा. यहां तक सब बहुत बढ़िया चलता है, आराम से आप निकाल भी लेते हो, आपका आंसर भी आ जाता है. लेकिन इस पे आंसर जो क्वेश्चन बनता है ना, वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बनता है, उसमें आपके साथ खेल हो जाता है. तो आपने अपने साथ खिलवाड़ ना होने दें, प्रॉपर्ली चीजों को करना है. कैसे करना है आगे समझाते हैं. अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. मेजरली हमारे पास जो आता है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही पूछा जाता है. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत रेयर है, पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं, आपको मल्टीपल डिफरेंशिएशन करते जाना है. अब पहले इजी क्वेश्चन से समझते हैं. आपने लिखा है dy by dx, हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको d by dx of whatever is the previous case, dy by dx equals to d by dx of 1. तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे 2d थे तो तुमको d2y मिल जाएगा. यहाँ पे dx दो बार थे तो dx का होल स्क्वायर, या मैं सिर्फ dx स्क्वायर भी बोल सकता हूं, और ये आ जाएगा 0, एंड दैट्स इट. तो ये करना है भाई आपको. किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, क्या होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. यहाँ पे dy by dx आप जब लिखोगे तो आपको 1 अपॉन x मिलेगा, और अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे d2y by dx स्क्वायर, ये क्यों आ रहा है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, ये आ जाएगा -1 by x स्क्वायर, एंड दैट्स इट. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है. फिर यहाँ पे आपको dy by dx निकालना है पहले तो. सो dy by dx विल बी 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर माइनस 1. और इनटू में मैं बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगेगी तुमको भी. इनटू में ये चेन रूल से आएगा तो 2x एक और मिल जाएगा, इधर आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अब तुमको लगेगा सर इधर तो मेरे पास आया dy by dx, बहुत अच्छी बात है, इधर आ गया x अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1. तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन जब करने जाएंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी. ठीक है भाई, dy by dx क्या समझ में आया. तो अगर मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो द प्रॉब्लम विद दिस इज कि बहुत ही लेंथी बन जाएगा, फिर मुझे इसमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा. तो उसके लिए एक तरीका है तुम्हारे लिए, बहुत बढ़िया शॉर्टकट है. देखो भाई ये जो था ये क्या y कहलाता था, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए मैं बोलूं कि dy by dx इज नथिंग बट x अपॉन y. कोई दिक्कत है इसमें, आप खुद बताओ क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है. रूट x स्क्वायर माइनस 1 को y बोला गया था तो मैं भी वही बोल देता हूं, किसने बोला, कोई गलत नहीं. तो मैं अब इसको डिफरेंशिएशन करता हूं, मैं लिखूंगा d2y by dx स्क्वायर, एसेंशियली डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे प्रॉपर आप क्वोशिएंट रूल लगाओगे. y x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy by dx होता है. तो अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा बहुत कुछ होगा कि आपको क्या मिल रहा है. देखो बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा. यहां से आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है. y था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस में ये x एज इट इज, और dy by dx की वैल्यू तुमको मालूम है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो क्यों ना यहाँ पे मैं लिख दूं x स्क्वायर माइनस 1, ये स्क्वायर रूट के अंदर. तो dy by dx की वैल्यू रखी मैंने खाली, और y स्क्वायर मतलब जो भी y था
एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका होल स्क्वायर। सो व्हेन यू फर्दर सिंप्लीफाई इट ना, तुम्हें मिल जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो फाइनल आंसर आएगा -1 अपॉन रूट, रूट तो हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो फाइनल आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड दैट्स द फाइनल आंसर। गॉट इट? तो ये है आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व थे, मैंने एक दो स्टेप्स मिस किए हैं, बट एक्सप्लेनेशन ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। अब हम आते हैं मेजर टॉपिक पे, विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे, या फिर एओडी। डिफरेंशिएशन में ये भी इंक्लूडेड रहता है, तो भाई एओडी को समझते हैं। एओडी में मेजरली हमको चार चीजें पढ़नी है। पहली चीज जो है बच्चों, वो है रेट ऑफ चेंज, ऑर्डर में चेंज। दूसरी चीज है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तीसरी चीज है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। एंड द फोर्थ थिंग इज मैक्सिमा मिनिमा, और इसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो ये चार चीजें एओडी के अंदर आती हैं, और ये सब कुछ मैं आपको अभी आज कंप्लीट कराऊंगा इसी वीडियो के अंदर, विथ स्टार्टिंग विथ रेट, पहले कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन। मैंने बोला ना ऑर्डर में चेंज, ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये चार चीजें हमको करनी है। इसमें पहले एक चीज और आती थी, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल, वो हट चुका है इस साल आपके कोर्स में नहीं है, तो उसकी आपको टेंशन भी नहीं लेनी है। लेकिन इसकी टेंशन लेनी है, विच इज द मार्जिनल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। उससे पहले हमको कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन को समझना पड़ेगा। देखो भाई, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। अब प्रॉफिट कहां से आता है? सामान को बेचने से, और सामान बेचने के लिए सामान को बनाना पड़ता है, और सामान बनाने के लिए लगता है पैसा, उसी को कहते हैं कॉस्ट। कॉस्ट होती है कंपनी की। अगर आप एक एज अ कंपनी सोचते हो, तो आपको कोई भी कंपनी सेटअप करने में कुछ कॉस्ट लगती है, वो कॉस्ट फिक्स्ड होती है और वेरिएबल होती है। फिक्स कॉस्ट वन टाइम कॉस्ट होती है, जैसे आपने फैक्ट्री को सेटअप कर दिया, उसका कंस्ट्रक्शन, लैंड खरीदना, ये सब वन टाइम कॉस्ट है, जिसको आप फिक्स कॉस्ट बोलते हो। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट, जितना भी आप प्रोडक्शन करते हो, उसके रॉ मटेरियल यूज होते हैं, लेबर लगता है, तो हर एक चीज में कॉस्टिंग बनती है। तो कितने प्रोडक्ट्स हमको बनाने पड़ते हैं ताकि वो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो जाए। अब तुमने प्रोडक्ट बनाया है, उसका एक प्राइस डिसाइड किया, चलो इतने रुपए में बेचेंगे। अब उसको बेचने के लिए हमने रखा और एक्स यूनिट्स उसके बेच डाले। एक्स यूनिट्स बनाने में जो कॉस्ट आई और एक्स यूनिट जो बेचने में कॉस्ट आई, मतलब जो पैसा मिला बेचने में, वो रेवेन्यू कहलाएगा, और जो लगाने तुमने लगाया है वो कॉस्ट कहलाएगा। दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट कहलाएगा। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें मार्जिनल कहां पे आता है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने तो जो यहां पे लिखा हर चीज तुम्हें एक्सप्लेन कर दी। जो कॉस्ट फंक्शन होता है, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट प्लस अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट फिक्स कॉस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ समथिंग। एंड रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? द टोटल रेवेन्यू कंपनी yields by selling x number of items, वो आपका रेवेन्यू फंक्शन है। देन रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय अ सिंपल फॉर्मूला स्मॉल p into x। अब ये जो स्मॉल p है बच्चों, ये डिमांड फंक्शन कहलाता है, या प्राइस पर यूनिट भी तुम इसको बोल सकते हो। दोनों ही बातें इसकी एकदम सही हैं, प्राइस पर यूनिट बोलो या फिर अपना आप डिमांड फंक्शन बोलो, दोनों में से कोई भी बात बोलो सही है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या होते हैं कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, फिर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू की हम बात कर लेते हैं, बिकॉज बिना बेसिक समझे हम कहां मार्जिनल की बात करेंगे। तो एक कंपनी है जो एक्स यूनिट्स एक ईयर में प्रोड्यूस करती है, उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। ऑल्सो द कंपनी स्पेंड्स अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 15,000 ऑन कमीशंस एंड रेंट, बड़ा कम पैसा खर्च कर रही है। एंड देन फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो पहले पार्ट में बोला कि बेटा कॉस्ट फंक्शन बता दो। सो जो फिक्स कॉस्ट थी उसकी 15,000 रुपए, वो तो वो दे ही रही है, प्लस जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वेरिएबल कॉस्ट थी। तो ये कॉस्ट फंक्शन बन गया कंप्लीट कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, इफ p इज द प्राइस पर यूनिट गिवन बाय p इज इक्वल्स टू 5 माइनस x, देन फाइंड इट्स रेवेन्यू पर। तो रेवेन्यू फंक्शन आपको बताना है, तो rx जो होगा दैट इज जस्ट स्मॉल p इनटू x, और स्मॉल p की वैल्यू आपको x के टर्म्स में ही जनरली दी होगी। तो 5 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो यहां से आ जाएगा 5x माइनस का एक्स स्क्वायर। दिस इज द रेवेन्यू फंक्शन। और अगर आप इनका डिफरेंस ले लोगे, यानी कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो ये जो मिलेगा ये कहलाएगा आपका प्रॉफिट फंक्शन। और जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ये भी समझा लेता हूं फटाफट तुमको। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आपका प्रॉफिट फंक्शन
जीरो, मतलब ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, मतलब ये जो नंबर है वो जीरो के बराबर हो, दिस इंप्लाइज द रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट, मतलब जितना हमने लगाया है अब वो पैसा वापस आने लगा है। तो ये होता है प्रॉफिट फंक्शन, ब्रेक इवन पॉइंट एंड द रेवेन्यू कॉस्ट फंक्शन, हर चीज इन वन क्वेश्चन एक्सप्लेन। गॉट इट? तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूं अभी आगे। पहले हम समझते हैं मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। जो आपने डिफरेंशिएशन सीखा है उसी को अगर तुम कॉस्ट फंक्शन पे लगा दोगे तो जो निकल के आएगा उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन इज मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम सी डैश एक्स या डीसी बाई डी एक्स बोलते हैं। एंड सेम विद रेवेन्यू फंक्शन, अगर हम रेवेन्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो उसको मार्जिनल रेवेन्यू कह देंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है ना? बढ़िया, बेहतरीन। तो ये डिफरेंस होता है कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू में। मार्जिनल कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इकोनॉमिक्स थ्योरी बिकॉज अ कंपनी दैट नीड्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट विल प्रोड्यूस अप टू द पॉइंट where marginal cost equals marginal revenue. Beyond that point, the cost of producing an additional unit will exceed the revenue generated. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। हमें लगता है कि हम जितना भी प्रोडक्शन करते जाएंगे, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, बट ऐसा नहीं है। एक पॉइंट के बाद वो प्रॉफिट ग्राफ डिक्लाइन करने लगता है। ऐसा क्यों? इट कुड बी बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ज्यादा लग जाएंगे, हमारा कैपिटल ज्यादा, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। जनरली आप जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हो उतनी कॉस्ट गिरती है, बट कभी कभी वो बढ़ जाती है। जैसे कि मान लो कि एक ई हाँ ई बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब उसको प्रोडक्शन करना था, ठीक है। अब उसके पास 10,000 की कैपेसिटी है। अब 10,000 उसने बाइक्स प्रोड्यूस कर दी या स्कूटीज प्रोड्यूस कर दी हैं, लेकिन उसके सपने कुछ ज्यादा बड़े थे, 10,000 को 1 मिलियन बनाना था। तो वो क्या करता है कि बाहर से सस्ता माल लेके अपनी गाड़ियों में लगाने लगता है। तो उसकी जो सर्विस कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, और गाड़ियां जो होती है वो सर्विस सेंटर के बाहर ही खड़ी रह जाती हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो ऐसी चीजों में भी लॉस किसको हो रहा है? लॉस तो कंपनी को हो रहा है। उसने तो वो सोचा था बहुत ज्यादा बनाएंगे बहुत फायदा होगा, लेकिन कट गया कंपनी का। तो ये सारी चीजें को भी ध्यान में रखना है, इसीलिए इकोनॉमिक्स में ये इंपॉर्टेंट बात बोली गई। उस बंदे ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी। तो ये था मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं, और जो दिक्कत होगी आप कमेंट में बता सकते हो। अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग फर्म assesses its variable cost to be x times the sum of 30 and x, where x is the number of toys। मतलब घुमा फिरा के कैसी बातें कर डाली इन्होंने। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो x टाइम्स द सम ऑफ 30 एंड x है, ये वेरिएबल कॉस्ट है इसकी। where x is the number of toys produced, also the cost incurred on storage is 1500। और इसको प्रोड्यूस मतलब रखने में जो लगता है वो 1500 रुपए लगता है। तो 1500 उसकी फिक्स कॉस्ट आनी ही आनी है, जहां पे भी आपने स्टोरेज फैसिलिटी ले रखी है। तो जो कॉस्ट फंक्शन को आएगा उसको हम सी एक्स बोलते हैं, सी ऑफ एक्स, एक्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, वो बनेगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो तुमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 1500। दिस इज द वेरी कॉस्ट फंक्शन। हमको बताना है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 टॉयज आर प्रोड्यूस्ड। अब हमको बताना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स। तो मार्जिनल कॉस्ट होता है द डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन यहां से मिल जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, मैं एक्स के टर्म्स में पहले निकाल रहा हूं, तो 2x प्लस 30, यहाँ पे 20 रख देंगे, तो 20 2 इंटू 20 2 इंटू 20 प्लस 30, ऐसे बोल सकते हो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 20। तो यहां से आ जाएगा 50, 40 प्लस 30 70, ये मार्जिनल कॉस्ट है। मतलब ऑन एडिशनल आफ्टर प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स एडिशनल विल कॉस्ट यू 70 रुपीज। ये मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है भाई, तो दिस इज डन, इजी इजी सब कुछ बढ़िया। बढ़ते हैं हम अब आगे। द प्राइस पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी इज गिवन बाय P इक्वल्स टू, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, P इक्वल्स टू 30 माइनस 2x रहेगा, एंड x इज द क्वांटिटी डिमांडेड। फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन R, द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन 5 कमोडिटीज आर डिमांड और प्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये स्मॉल p है। आपको रेवेन्यू फंक्शन जब भी बताना होगा तो आपको px लिखना ही लिखना है। p मतलब जो डिमांड है 30 माइनस 2x इन 2x, तो यहां से मिल जाएगा 30x माइनस 2x का स्क्वायर।
दिस इज द रेवेन्यू फंक्शन। अब ये रेवेन्यू फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूंगा तो मुझे MR मिल जाएगा, विच इज नोन एज द मार्जिनल रेवेन्यू। द डेरिवेटिव ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन, सो द डेरिवेटिव ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन इज नथिंग बट 30 माइनस 4x, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। तो ऑफ x, तो मुझे बताना है 5 यूनिट्स का मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। 30 माइनस 4 इंटू 5, 30 माइनस 20, ये आ जाएगा 10। ठीक है, सो द आंसर इज, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। ओके, क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इस पे आगे क्वेश्चंस आएंगे जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तुमको समझाऊंगा, और मैक्सिमम मिनिमम में भी अभी तुमको फिर से मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू देखने को मिलेगा। अब डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की हम बात कर लेते हैं। साइंस, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में देयर आर वेरिएबल्स, one depending on the other, such as distance and time, cost and production, revenue and production, price and demand, etc. नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। मान लीजिए, देखो इकोनॉमिक्स में जैसे होता है डिमांड सप्लाई का कर्व होता है, कॉस्ट प्रोडक्शन का भी होता है। जितना ज्यादा कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन करोगे उतनी कॉस्ट गिरती है, जनरली एक पॉइंट तक गिरती है, करेक्ट। और रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन का भी होता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना कम रेवेन्यू आप मतलब ज्यादा जनरेट करते हो ऐसे तो, लेकिन प्राइस पर यूनिट वो गिर सकता है। तो ये भी एक है, डिस्टेंस एंड टाइम का भी एक रिलेशन है कि आप अगर एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो तो जितना ज्यादा टाइम ट्रैवल करोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, करेक्ट। एंड स्पीड एंड टाइम का भी सेम है, राइट। तो इस तरीके से रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्लास 11th में भी बताया गया था आपको कि y इक्वल्स टू fx एक रियल फंक्शन होता है। तो जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाय dx करते हैं, हमको रेट मिलता है या फिर इंस्टेंटेनियस रेट मिलता है। बचपन में पढ़ा है ना कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ रखा है, और आपने ये डेल्टा पढ़ रखा है। अभी मैं तुमको बोल रहा हूं कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है, डिस्टेंस को हम लेट से s ले लेते हैं, अरे क्या ले ले भाई, डिस्टेंस ले लेते हैं, चलो डिस्ट लिख देता हूं। तो यहाँ पे d बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम dt। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताएगा आपको वेलोसिटी, प्रॉपर वेलोसिटी ब्रॉड टाइम पीरियड में। लेकिन ये बताएगा आपको इंस्टेंटेनियसली एक एक सेकेंड, एक एक माइक्रो सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, वो ये डेरिवेटिव बताता है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट में क्या डिफरेंस हो रहा है वो बताता है चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y यहाँ पे ऊपर वाली क्वांटिटी होती है और जो x है वो नीचे वाली क्वांटिटी हमने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया। ये y और x कुछ भी हो सकता है, it could be area and radius, it could be area and time, it could be volume and time, it could be volume and radius, whatever it is, कोई भी दो चीजों के बीच का रेट ऑफ चेंज हमें यहाँ पे निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आपको समझाते हैं। A boy is blowing air in a spherical balloon and thus the radius of r of the balloon is changing. Find the rate of change of surface area. क्या निकालना है? Rate of change of surface area balloon with respect to the radius। तो जो निकालना है ना, पहले उसको लिख लो। Surface area का change with respect to the radius we need to find। ठीक है, ऑल्सो जब R2 है तब बताओ कितना रेट ऑफ चेंज है। तो पहले तो पहला पार्ट करते हैं, DSA बाय DR निकालते हैं। तो पहले तो ये सोचो कि सरफेस एरिया बलून का होता क्या है, क्योंकि स्फेरिकल की बात करी गई तो एक स्फीयर का 4πr² होता है। ज्योमेट्री जो मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज हैं बच्चों, एक बार उसको गो थ्रू करना, सिलेंडर एंड ये सब बहुत पूछा जाता है। तो सरफेस एरिया इज जस्ट 4πr²। so if I differentiate the surface area with respect to the radius, तो आपको मिल जाएगा ये 2 आगे 8πr मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये 2 आगे आ जाएगा, पाई कांस्टेंट था, 4 कांस्टेंट था, 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 बन गया, पाई को पाई रहने दिया, आर स्क्वायर का आर बन गया, पावर सब्ट्रैक्ट होती है जो डिफरेंशिएशन में आपने सीखा है। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखना है यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि आप बोल रहे हो हम एरिया को किसी रेडियस के हिसाब से कर रहे हैं। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है पर सेंटीमीटर, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज करोगे तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से आपका वॉल्यूम या फिर एरिया इंक्रीज होगा। अब इन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा बोल दी, वो आपको वैसे ही करने से मैं कर रहा हूं, DSA बाय DR एट R इज इक्वल्स टू 2 पे कैलकुलेट करना है। अब यहां पे आप निकालोगे 8 इंटू पाई इंटू 2, तो R की वैल्यू बस 2 रख देनी है इस फॉर्मूले में, तो आपको आंसर मिल जाएगा 16 पाई, यूनिट लिख लेना 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब मन में आएगा सर सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट के सिर्फ सेंटीमीटर ही रहने दे, सेंटीमीटर का स्क्वायर था, एक पावर कट जाएगी।
तो यस व्हाई नॉट, यू कैन, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं करना है, यहीं पे ऐसे छोड़ना है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? एक क्वेश्चन और समझते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बात करी, स्फीयर की ही बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। बहुत बेहतरीन, और रेडियस 5 सेंटीमीटर पे बोला गया है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 5 मीटर। अब करना क्या है, याद है वो पैरामेट्रिक फॉर्म, ये वही पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिसगाइज में आ गया है, तुम आराम से कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो वॉल्यूम लिखना आना चाहिए। वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको बताया, नॉर्मल सी बात है। हमको चाहिए डीवी बाई डी आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां से मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और डी एस ए बाई डी आर अभी जो निकाला था ये आ जाएगा आपका 8 पाई आर। तो अब हमको चाहिए डीवी बाई डी एस, राइट? सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, तो ये तो भाई 4 पाई आर स्क्वायर ही था, ये थोड़ी बदला। करेक्ट, 4 पाई आर स्क्वायर था, 3 से कट गया ना, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया 8 पाई आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 1/2, तो आंसर आ जाएगा r/2। डीवी बाई डीएसए जो आंसर देगा आपको, ये r/2 देगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? कोई दिक्कत इसी को? और अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने किया डीवी बाई डी आर डिवाइडेड बाई डीएसए बाई डी आर। तो दिस इज व्हाट वी डिड, ये आंसर आ जाएगा। और बोला है कि अब बताओ जब r 5 हो तो आपको इसमें क्या करना है, आपको सिंपल ये करना है dv बाई ds a, सरफेस एरिया है ना, एट r इक्वल्स टू 5, बस ऐसे लिख दो, 5/2 आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो वॉल्यूम क्या है, सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। काट के सेंटीमीटर लिख सकते हो, बट क्यों करना है, समझे बच्चा पार्टी? तो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। डन। बढ़ते हैं हम आगे। अब यहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से, तो पक्की बात है क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो बताना भाई को अपने कमेंट में, हम दोबारा से उसको करेंगे। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से समझते हैं, बिना किसी दिक्कत के समझते हैं। और फैक्टराइजेशन भी बहुत जरूरी है इसमें सीखना। मोनोटोनिक फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को समझते हैं। मोनोटोनिक का मतलब होता है एक ही दिशा में जिंदगी चलती, जैसे आपकी जिंदगी सुबह उठो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, सो जाओ, थोड़ा सा चैटिंग कर लो, स्नैपचैट स्ट्रीक बना लो, तो ये मोनोटोनस जिंदगी हो गई है, कुछ नयापन नहीं है जिंदगी में। चलो घूमने चलते हैं मोनोटोनसिटी को तोड़ने के लिए। तो मोनोटोनस वर्ड का मतलब ही होता है एक ही तरीके से चलते जाना। अब वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है, दोनों टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो मोनोटोनिक फंक्शंस का मतलब ही है या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। अब कोई भी फंक्शन एब्सोल्युटली मोनोटोनस होना बहुत ही डिफिकल्ट बात है। फंक्शंस ऊपर नीचे करते हैं, जैसे आपकी लाइफ भी कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ग्राफ चलते रहते हैं। तो देखो भाई, अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इंक्रीजिंग था, यहां तक ये डिक्रीजिंग था, फिर इंक्रीजिंग चलने लगा। तो यहाँ पे इंटरवल्स होते हैं, फंक्शंस के अंदर होते हैं इंटरवल्स, कहां कहीं पे वो गिर रहा होता है, कहीं पे वो बढ़ रहा होता है। तो दोनों ही चीजों का हमको ध्यान रखते हुए इसका कैलकुलेशन करना होता है। तो कैसे कैलकुलेशन करना है वही मैं तुमको सिखाने जा रहा हूं। तो लॉजिक समझ में आया? इंक्रीजिंग क्या होगा, अब सोचो इंक्रीजिंग क्या होगा। इस फंक्शन को अगर मैं देखूं, ये तुम्हारा ना एक्स एक्सिस था, देखो एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये पता है तुमको। अब जब मैं एक्स एक्सिस में राइट की तरफ बढ़ा, मुझे एक वैल्यू मिली x1, फिर थोड़ा सा और जस्ट थोड़ा सा आगे वो x2। अब मुझे ये पक्की बात है ना, मेरा जो x2 वो x1 से बड़ा होगा, होगा नहीं होगा? कंफर्म है ना, x2 इज ग्रेटर देन x1, क्योंकि राइट साइड में ज्यादा है तो बड़ा वैल्यू है। फिर इसका मैंने देखा यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू y पे, इसका y कोऑर्डिनेट, x1 का y कोऑर्डिनेट देखा, फिर x2 का y कोऑर्डिनेट देखा, ये भी पाया कि जो x2 का y कोऑर्डिनेट है वो भी x1 के y कोऑर्डिनेट से बड़ा है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये वैल्यू भी बड़ी है यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो दो वैल्यू आप फंक्शन के ऊपर लेते हो अगल बगल की, अगर बाद वाली वैल्यू पहली वैल्यू से बड़ी है, जो होती है जनरली, और उसका x कोऑर्डिनेट भी y कोऑर्डिनेट भी बड़ा है पिछले वाले से, then this function is known as the increasing function। यही होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डिफरेंस। और आपको इसको डेरिवेटिव से करना है, मैं सिखाता हूं कि कैसे सॉल्व करना है, वो समझ लेते हैं। डिक्रीजिंग तो मैं तुमको समझा ही दिया एक तरीके से। लेट्स अंडरस्टैंड कि डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे काम आपको करना है। मान लीजिए कैसा भी फंक्शन क्यों ना हो, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स आपको दे दिया गया, मान लो। आपको क्या करना है, आपको लिखना है dy बाई डी एक्स।
इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। मतलब फंक्शन है, डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कुछ एफ डैश एक्स मिला। मतलब दिस इज अ फंक्शन इन एक्स, दिस इज अ फंक्शन इन एक्स। आपको इसको फैक्टराइज करना है। स्टेप वन क्या होना चाहिए आपका, आपको फैक्टराइज, अच्छा स्टेप वन तो वैसे टेक्निकली होना चाहिए कि डिफरेंशिएट एफ एक्स। सेकेंड, टू गेट एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स ही तो मिलेगा बच्चों। उसके बाद क्या करोगे, एफ एक्स डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स मिल गया। नाउ फैक्टराइज एफ डैश एक्स। दूसरा स्टेप होना चाहिए फैक्टराइजेशन ऑफ एफ डैश एक्स। तीसरा होना चाहिए सेग्रीगेट द रीजन्स एज पॉजिटिव और नेगेटिव। सेग्रीगेशन पहले करना है, बच्चे उल्टा काम करते हैं, पहले ग्रेटर देन लेस देन करने खेलने लगते हैं, फिर सेग्रीगेट करते हैं। नहीं, आपको सेग्रीगेशन पहले करना है। सेग्रीगेशन कैसे करना है मैं एक बार साथ साथ एग्जांपल लेके चलता हूं। देखो मान लेते हैं ना कि y जो दिया है एफ एक्स बोल देते, चलो लेट्स कॉल दैट एज एफ एक्स। आप एफ वाई बोलो एफ एक्स बोलो सेम चीज है। मान लेते हैं मेरे को दिया ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। बहुत सिंपल सा मैं ले रहा हूँ अभी तो एग्जाम्पल के लिए, कुछ ऐसा सा, या थोड़ा सा डिफिकल्ट ऐसे समझ नहीं आएगा तुमको। लेट्स टेक एक्स क्यूब माइनस, एक सेकेंड रुकना, सो मैंने ले लिया एक्स क्यूब माइनस, कितना ले सकते हैं यहाँ पे हम, 15/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, ऐसा कुछ नंबर दे दिया। मान 6 नहीं 18x ले लेते, प्लस 18x माइनस 19। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, एग्जाम्पल है। अब पहला स्टेप क्या था, डिफरेंशिएशन करना, एफ डैश एक्स निकालते हैं। ये मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, 19 तो गायब हो जाएगा क्योंकि जो नंबर होता है वो तो गायब। अब यहां से फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले तो कॉमन लो नंबर को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ पे फर्दर आप देखोगे तो x माइनस 3 एंड x माइनस 2 में आपने इसको कर लिया। आप सबको यहीं पे दिक्कत आती है, तो बच्चों मैं बस बताना चाहूंगा इसको आपको फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज करने के बाद हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 3 में बोला गया कि इसको सेग्रीगेट करो एज पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन्स बाय क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो इसको जीरो करेंगे, जो एफ डैश एक्स को जीरो बना दे, वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले टॉपिक आता था टेंजेंट से नॉर्मल, उसमें आपको समझाता था मैं, लेकिन अब हटा दिया तो क्या करें। मानो ये ग्राफ है, अगर इस पॉइंट को देखो, जो फ्लैट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल टैंजेंट, कभी भी एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बनती है, ये एंगल हमेशा जीरो बनाती है। और जब भी हॉरिजॉन्टल बन रही है इसका मतलब ग्राफ वहां से टर्न कर रहा है। तो कभी भी अगर ग्राफ आपका टर्न कर रहा है ना, यानी कि उसका एफ डैश एक्स जीरो ही है। तो यहाँ पे ग्राफ टर्न कहां पे करेगा, जब 2 होगा या 3 होगा। आप खुद सोचो, 2 पे टर्न करेगा, 3 पे टर्न करेगा, द मोमेंट आई पुट 2 दिस बिकम 0, 3 पे ये 0 हो जाएगा, तो ग्राफ 0 मतलब एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू सेग्रीगेट इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन। व्हाट डज दिस मीन, जो आपने एफ डैश एक्स निकाला है ना, अब 3 आपने नंबर लिख लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लिए। अब 3 से बड़ा कोई भी नंबर मन में ले लो, कोई भी नंबर, जैसा भी नंबर आपको मिले उसको आप मन में ले सकते हो। मन में ले लिया, मानो 5 ले लिया, यहाँ 5 रखते हैं, 3 इंटू 5 माइनस 3 5 माइनस 2, तो जब मल्टीप्लाई करोगे एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि ये जो रीजन है ये पॉजिटिव रीजन है। 2 और 3 के बीच का नंबर ले लो, 2 और 3 2.5 ले लो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और वो तो पॉजिटिव था ही, एक भी नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे माइनस मिलेगा। अब 2 से छोटा नंबर 0 ले लेते हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे ओवरऑल पॉजिटिव रीजन मिलेगा। इसको आप इस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हो। नाउ वी हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीजन्स। अब जो ये पॉजिटिव नेगेटिव रीजन्स आते हैं, इसी से हमको पता चल जाता है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग कब इंक्रीज होता है, जब आपका एफ डैश एक्स जहां पे भी 0 से बड़ा हो, एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग
जब आपका f डैश x जो हो वो 0 से छोटा हो, बस इतनी सी तो बात है यार। ये याद कर डाला तो लाइव जिंगल आला। तो जो भी ये पॉजिटिव रीजन पे आएगा, मतलब माइनस इंफिनिटी से 2 पे इंक्रीज हो रहा था और 3 से इंफिनिटी पे इंक्रीज हो रहा था, लेकिन 2 से 3 के बीच में वो डिक्रीजिंग ग्राफ था। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया बच्चा पार्टी? तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो दिस इज हाउ यू परफॉर्म द डेरिवेटिव टेस्ट इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। चलो भाई क्लियर, बढ़ते हैं अब हम आगे विथ क्रिटिकल। अरे बता दिया यार, अब तो कुछ बताना ही नहीं इसमें, तो क्वेश्चन कराते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं मैंने अभी आपको समझाया। देखो जो मैंने अभी समझाया उसका एक ग्राफ बना लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये जो मैंने अभी बनाया था ना बच्चों, उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो कुछ ऐसा दिखेगा, क्या दिक्कत है, कैसा भी दिखे। ये जो पॉइंट होगा ये 2 है, और ये जो पॉइंट होगा ये 3 है। मैं कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन था, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से ही दिखता है। लेकिन अगर आप देखोगे ये अगर इधर माइनस इंफिनिटी से इधर 2 की तरफ आ रहा था, ये बढ़ता हुआ ऊपर आया, लेकिन यहां से इसने मारी टर्न, और टर्न मार के वो गया नीचे, और जैसे नीचे गया 3 से वापस उसने टर्न मार दिया। तो इतने हिस्से में वो डिक्रीज किया, लेकिन उसके बाद इंक्रीज किया, उससे पहले इंक्रीज कर रहा था। इसीलिए मैंने लिखा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं, ये वो पॉइंट्स हैं where f dash x is equals to 0, points of x where f dash x equals to 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में समझा दिया। कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताना, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। एक क्वेश्चन करते हैं, हमको यहाँ पे इंटरवल्स निकालना है, कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। अब इस क्वेश्चन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन सीखने वाले हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखने वाले हो, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो सीखोगे ही सीखोगे। तो जरा मैं इसके 2 पन्ने कर लेता हूं, बिकॉज आई एम गोइंग टू नीड 2 पेजेस फॉर दिस। पेज ऑप्शंस, डाउनलोड दी ऐप बाय द वे, ओबीजी ऐप पे आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ये सब मिल जाएगा। गो अहेड एंड डाउनलोड इट। इट्स अ लॉन्ग पीपीटी गाइस। चलो भाई हो गया, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया है उसको चुपचाप प्यार से यहाँ पे लिख लेते हैं। x की पावर 4/4 माइनस 2x का क्यूब प्लस 11/2x स्क्वायर एंड माइनस का 6x, ये fx है। इसको हम क्या बोलते हैं सर? fx बोलते हैं। अब इसका f डैश x निकालना है आपको। f डैश x निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 4x का क्यूब बाई 4 माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 11x, 11 2 आ गया, 2 से कट गया, और माइनस का 6। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इट। तो आपको मिल जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x एंड माइनस में 6। बचपन में आपने अगर फैक्टराइजेशन नहीं सीखा है तो आज सीख लो, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमको इसको डिवाइड करना होता है, पता है ना? नहीं पता? चलो बताते हैं। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको डिवाइड करना है। लेकिन डिवाइड करना किससे है सर? डिवाइड तो करना बोल दिया आपने, ये नहीं बताया किससे करना है। अब ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन जनरली 1 2 3 में कुछ ना कुछ एक तो होगा, या 1 -1 2 -2 3 -3। तो हमें कैसे पता चलेगा? मन में अपने दिल के अंदर 1 रख के देखो, इसके अंदर तो 1 रखा, तो 1 प्लस 11 12 माइनस 12 0। बहुत बढ़िया। तो x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाइज ना। x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे f डैश x बिकम्स 0, ये पता है, यानी एक फैक्टर है। therefore x equals to 1 is a factor of fx, f dash x actually। तो x minus 1 is a factor of fx, f dash x by the way। तो ये चीज आपको पता है, x equals to 1 है तो x minus 1 भी फैक्टर होगा। तो यहां पे क्या लिखने का है? x minus 1 लिखना है। ये याद है कि भूल चुके हो? इतना हिट एंड ट्राई तो आपको क्यूबिक में देखो करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे पास। और सॉरी गाइस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मिल जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। कर लो चुपचाप साइन चेंज, ये काट दो, और यहाँ पे पा लो 5x का स्क्वायर नेगेटिव के साथ प्लस में 11x। अब x को इससे मैच करना है तो मुझे माइनस का 5x लिखना पड़ेगा, तो माइनस का 5x स्क्वायर आएगा और प्लस का 5x तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर करेंगे साइन चेंज, साइन चेंज दोनों का होता है, 6x माइनस 6 मिल जाएगा। और जैसे ही ये किया तुमको प्लस 6 लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 6, कट पिट के सब हो जाएगा टाटा बाय बाय खत्म। तो दिस इज इट,
हम इसमें इंटरेस्टेड है और इसमें इंटरेस्टेड है। मतलब कि f डैश x जो ये लिखा था, वी कैन राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर एंड द कोशेंट, राइट। कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। जब रिमाइंडर नहीं बचता तो आप इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हो। तो मैं क्या नहीं बोल सकता सर, जो मेरा f डैश x था वो क्या होगा, डिवाइजर विच इज x माइनस 1 इंटू कोशेंट विच इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बस बात खत्म आपकी यहाँ पे। अब आपको मिल जाएगा x माइनस 1, इसको फैक्टराइज करोगे तो x स्क्वायर माइनस 3x, एग्जैक्टली वही जो मैंने अभी पीछे कराया था, x minus 1, x minus 2, x minus 3, this is the value of f dash x। ठीक है बच्चों, ये f dash x मिल जाएगा। अब हमको सेग्रीगेट करना है, रिमेंबर सेग्रीगेट फर्स्ट देन डिराइव। अब सेग्रीगेट मैं ऊपर यहाँ पे करता हूँ, नंबर्स मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढना है। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट f dash x इक्वल्स टू 0, सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। वैसे आप यहाँ पे उल्टे साइन को भी ले सकते हो, 1 2 3, -1 -2 -3 था तो +1 2 3 रहेगा, प्लस माइनस लिख सकते हो। जो मैंने चेक करना सिखाया था वैसे भी करोगे और ऐसे भी करोगे तब भी आंसर आएगा। ये तभी कर सकते हो जब सारे फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट 1 हो और पॉजिटिव 1 हो। ठीक है, तो दिस इज इट, हो गया। अब हमको क्या लिखना है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहां पे होगा, इंक्रीजिंग वहां पे होगा जहां पे f डैश x 0 से बड़ा है। कहां कहां f डैश x 0 से बड़ा है भाई, कहां कहां f डैश x 0 से बड़ा है, 1 और 2 के बीच में और 3 से इंफिनिटी के बीच में। तो ये बताएगा, चलो ठीक है, 1 और 2 के बीच में, मतलब पहले मैं लिख देता हूं, चलो जो है उसको एक बार लिख भी दो आप, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहां पे आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये है आपका आंसर। कई जगह पे यहाँ पे ब्रैकेट भी लगता है, स्क्वायर ब्रैकेट, वो स्क्वायर ब्रैकेट आप इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस स्क्वायर ब्रैकेट में ये है कि वहां पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, वहां से टर्न हो रहा है, तो आप नहीं भी लगाओगे नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ये इंक्रीजिंग था। डिक्रीजिंग कहां होगा, आपको कुछ अलग से नहीं करना, इसी को देखना है और छाप देना है। सर जो x था ना वो डिक्रीजिंग माइनस साइन पे होना था, इधर माइनस इंफिनिटी था, तो मैं लिखूंगा माइनस इंफिनिटी से लेके 1 पे डिक्रीज हुआ, फिर 2 से लेके 3 पे डिक्रीज हुआ, एंड दिस इज माय आंसर। तो वो भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का यहाँ पे पूरा का काम खत्म। तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन भी सिखा दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी सिखा दिया, बेसिकली सब कुछ ही सिखा दिया है। कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में बता देना, और आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद कहां पे आएंगे, यहाँ पे इसके बाद हम आएंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा पे। मैक्सिमम एंड मिनिमा में आपको क्या करना होता है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकालना होता है, एज द नेम सजेस्ट। अब यहाँ पे जो बात हो रही है मैक्सिमा मिनिमा की, वो दो तरीके से की जा सकती है, या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा या तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा। अब किसी भी चीज का हर जरूरी नहीं है कि उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट हो या एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट हो। एग्जांपल के तौर पे अगर आप y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है, जहां पे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब ये इनफिनाइटली ऊपर तरफ जा रहा है, लेकिन नीचे ये लिमिटेड है। लिमिटेड कहां पर है, 0। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, और उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम भी बोलेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां होगा, तुम नहीं बता सकते, क्योंकि वो इन्फिनिटी है। करेक्ट। ऐसे ही कई फंक्शंस का एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है, मिनिमा नहीं होता। अब इसी में अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा 0 हो जाएगा, मिनिमा माइनस इंफिनिटी होगा। तो ये होता है एब्सोल्यूट की बात। तो जरूरी नहीं है हर फंक्शन का एब्सोल्यूट एग्जिस्ट करे या ना करे। तो जो दूसरी बात आती है वो आती है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, जहां पे जो फंक्शंस हैं वो एक रेंज के अंदर हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ फंक्शन बना के दे देता हूं, लो ये फंक्शन बना दिया, यहाँ पे तुम्हारा x, ये y एक्सेस हो, ये x एक्सेस है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट मैक्सिमा बताओ, एब्सोल्यूट मिनिमा बताओ, तुम नहीं बता सकते हो, क्योंकि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। लेकिन मैं अगर तुम्हें लिमिट कर दूं कि इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, अब इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में जो मिनिमम पॉइंट है वो ये दिख रहा है मुझे, और मैक्सिमम पॉइंट एक ये हाइट था और एक ये हाइट थी, तो जिसकी हाइट ज्यादा है वो मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वही एग्जिस्ट करेंगे जहां पे ग्राफ टर्न करते हैं।
या फिर एंड पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहां पे भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको चेकिंग आपकी लिमिटेड हो जाती है। एक तो आपको उन पॉइंट्स पे चेक करना होता है जहां पे ग्राफ टर्न होते हैं, और दूसरा एंड पॉइंट्स पे चेक करना होता है। मान लो ये x इक्वल्स टू a था, ये x इक्वल्स टू b था, फंक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन जो x डिफाइंड है, जो डोमेन डिफाइंड है, वो a और b में डिफाइंड है। तो a और b के बीच में जब आप चेक करोगे, आपको ये टर्निंग पॉइंट्स देखने पड़ेंगे और कॉर्नर पॉइंट जो a और b थे उनको देखना पड़ेगा, तब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकलता है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा की बात है। इस पे आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड क्या एब्सोल्यूट मिनिमा बन के आएगा। तो यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक दिया है मॉड x प्लस 3। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, सबसे पहले देखो एब्सोल्यूट आता नहीं है, लेकिन मॉड x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब अगर इसी ग्राफ को हम 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दें, तो ये मॉड x प्लस 3 का ग्राफ है। इसकी मिनिमम वैल्यू तो मुझे मालूम है कि अगर मैं x को 0 रख दूंगा, एट x इज इक्वल्स टू 0, तो fx है वो आपको 3 मिल जाएगा। x 0 रखते हुए मिनिमम वैल्यू 3 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब सेकंड फंक्शन में 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब देखो 9 2 जा 18 और यहाँ पे 12 है। अब 12 कैसे बनेगा नहीं पता, तो इसको अभी आप ग्राफ कर सकते हो। इसका ग्राफ हर चीज का बन सकता है। तो जब इसका ग्राफ करोगे, इसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी ही नहीं। तो मैक्सिमम मिनिमा इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। इसका एब्सोल्यूट अगर मैं तुम्हें निकाल के देखूं तो कितना आ जाएगा बता रहा हूँ, 18x प्लस 12 x इज इक्वल्स टू माइनस 12 बाई 18, यानी कि माइनस 2/3। ये माइनस 2/3 पे तुमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि अगेन इसका जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से ग्राफ बनता है, और माइनस 2/3 पे तुमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब ये जो है यहां पे कहीं पे एक्सिस कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा। ये ग्राफ है, ये एक्स, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। -2/3 पे तुमको मिलेगा मिनिमम वैल्यू। अब अगर -2/3 तुम यहाँ पे रखते हो, तुमको 9 इंटू 4/9 मिल जाएगा, -24/3 मिल जाएगा, एंड प्लस में 2, यहां से ये कट जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस का 8, और +4 + 2 कितना आ गया 6 -2। तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। ये तरीका है इसको करने का। ये मैंने डिफरेंशिएशन से किया। एक तरीका और है परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने का। आपने लिखा 9x² कॉमन, x को हमें 9 कॉमन लेना है। यहां से अगर तुम 9 कॉमन लोगे तो 12/9 आ जाएगा। 12/9 का मतलब 4/3 होता है, 4/3x हो गया। ये जो 2 था उसको अलग रहने देंगे, उसमें कुछ नहीं मैच करना। अब क्या करना होता है, इसके हाफ के स्क्वायर से ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है। मतलब हाफ का स्क्वायर यानी कि 4/9 एंड -4/9। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, 9 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 4/9, और ये जो 9 है इससे मल्टीप्लाई होकर अलग कर दोगे तो -4 + 2 बचेगा। इसको देखोगे तो ये x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम जो वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू -2। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब जब आप इसको देखोगे, आप एक बार -2 रख के देखो, एक बार 4 रख के देखो। ऑब्वियसली -2 रखने पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो आप उसको रख सकते हो, दैट विल बी द मिनिमम। तो हम इन सब के लिए ये बोल सकते हैं कि इन सबका एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करता है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता। तो इजी था एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालना, लोकल मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, सम ये है, प्रोडक्शन इतना है, बताओ कितना पेजेस लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक एल्गोरिदम फॉलो करना होता है। वो एल्गोरिदम तुमने फॉलो कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। देखो होता क्या है, आपको मल्टीपल वेरिएबल्स दिए होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स आपको दे दिए रहते हैं। जैसे कि मानो सिलेंडर का हाइट और रेडियस में कुछ रिलेशन है, तो आपको एक रिलेशन हाइट और रेडियस में दे देंगे, कुछ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को बोला जाता है। वर्ड प्रॉब्लम का पूरा काम ये होता है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ड प्रॉब्लम्स का। तो स्टेप 1 क्या होना चाहिए, राइट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको एक वेरिएबल में कर लो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल जिसमें आपने लिया था। जो मानो x है तो x, r है तो r, t है तो t, व्हाटएवर दैट इज, आपने डिफरेंशिएट कर दिया। पुट f डैश x इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। यहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या होते हैं मैंने आपको समझाया ही अभी।
क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, आपने ये कर लिया। उसके बाद स्टेप 4 में डिफरेंशिएट f डैश अगेन टू गेट f डबल डैश x, मतलब कि डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये काम आपने कर लिया। स्टेप 5 आपका डिटरमाइनिंग फैक्टर है। इफ f डबल डैश x ये लेस देन 0 है, तुम्हें मिला है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अदरवाइज f डबल डैश अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये एल्गोरिदम है, इसको आपको फॉलो करना है और इस फॉर्मूले से आपके हर एक वर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। डोंट बिलीव मी, लेट्स सी द क्वेश्चंस, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां बोला है दो पॉजिटिव नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जिसका सम 16 है। तो हम बोल रहे हैं सर x प्लस वाई जो है वो 16 है। एक कांस्टेंट हमेशा इन्वॉल्व रहेगा whose product is as large as possible। तो मुझे क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है x into y, इसको मैक्सिमाइज करना है। we have to find p max, हमको p max फाइंड आउट करना है। लेकिन हमको एक वेरिएबल में लिखना, तो मैं लिखूंगा y is equals to 16 minus x, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x into 16 minus x, you will get 16x minus का x square, this is the value of p। तो एक पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया कि राइट एवरीथिंग इन वन वेरिएबल, हो गया काम। नाउ डिफरेंशिएट, जिसके तुमने रिस्पेक्ट में लिखा dp by dx निकालेंगे, तो 16 minus 2x आ गया। ये दूसरा स्टेप था जहां पे आपने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन के बाद पुट, जैसे मैं लिख रहा हूं बस वैसे ही लिखना है, dp by dx equals to 0, ये तुमने पुट किया इसको। अब जब dp by dx को 0 पुट किया, 16 minus 2x की वैल्यू 0 है, यहां से x की वैल्यू 8 आ जाएगी, x is equals to 8। अब जैसे ही तुमको x8 मिल गया, अब उस x8 को कहां रखना है, यहां पे रखना है। लेकिन क्या कंफर्म है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, नहीं पता। तो उसी के लिए हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, d2p by dx स्क्वायर। तो d2p by dx स्क्वायर मतलब इसको दोबारा आप डिफरेंशिएट करो, आपको मिलेगा 0 minus 2, करेक्ट, ये मिल गया। नाउ पुट d2p by dx स्क्वायर, जो वैल्यू आपने x की निकाली है यहां पे रख दो। अब रखने के लिए कुछ है नहीं राइट साइड में, अगर x होता तो x में रखते, बट हमें -2 मिल रहा है, therefore x is equals to 8, this is the point of maxima। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाता है और इसी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे तुमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। therefore y is also equals to 16 minus 8, which is 8, which implies the product will be 8 into 8, which is 64। ये मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा अगर किसी का सम 16 है। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। बहुत इजीली हमने ये सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि और गहराई में चीजों को समझ पाओ। The production manager of a company plans to include 180 square centimeters of actual printed matter in each page of the book under production. Each page should have a 2.5 centimeter wide margin along the top and bottom, 2 centimeter wide margin along the sides. What are the most economical dimensions of each printed page? बेटा जब भी आप पेज बनाते हो या फिर किसी पेज की बात करते हो, तो पेज आपको कौन से शेप में मिलता है? पेज आपको मिलता है एक रेक्टेंगुलर शेप में। अब इस रेक्टेंगुलर शेप के साथ क्या करना है, आपको मार्जिन यहाँ पे छोड़नी है। सो विल गेट अ मार्जिन, यार को इसी को ना, ठीक है, लेट्स क्लोन दिस अप। सो क्लोन कर लेते हैं। इसकी हमको मार्जिन बना लेनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमें मार्जिन थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। ये हमने मार्जिन बना ली, इसका कलर चेंज करके रेड कर लेते हैं। जो ब्लैक स्पेस है वहां पे आपका एक्चुअल प्रिंटेड मैटर आएगा। ये शो होना चाहिए 180 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन जो हमारे लेंथ और ब्रेथ है वो तो डिफरेंट है ना, लेंथ एंड ब्रेथ आर डिफरेंट। ये जो है पेज की चौड़ाई, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। मैं अभी यहाँ पे लेट्स टेक दिस एज x, लेट्स टेक दिस एज y। ये x एंड y है, हम मान सकते हैं क्योंकि हमको पूरा रेड पेज का निकालना है। इकोनॉमिकल डायमेंशन ऑफ प्रिंटेड पेज, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, कितनी लेंथ होगी कितनी ब्रेथ होगी। लेकिन जो प्रिंटेड मैटर है, जो ब्लैक वाला सेक्शन है, उसमें कितनी लेंथ और कितनी ब्रेथ होगी हमें वो समझना है। कंपनी बोल रही है कि ऊपर नीचे 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दिस इज 2.5 एंड दिस इज आल्सो 2.5। अब ये दोनों अगर 2.5 हैं तो ऑब्वियसली ये लेंथ y थी, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो प्रिंटेड मैटर का हाइट है दैट वुड बी y - 5। मेक सेंस? ऊपर से 2.5 निकाल दिया, नीचे से 2.5 निकाल दिया, तो इतना बचा। सेम लॉजिक से ये जो रेड है वो x था,
लेकिन आप 2 सेंटीमीटर यहां से निकालोगे, 2 सेंटीमीटर यहां से निकालोगे, तो ये जो जगह है जहां पे एक्चुअल प्रिंटेड मैटर आएगा वहां पे आपको x-4 मिल जाएगा। और सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि भाई देखो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा x-4 एंड y-5, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 180। ये वैल्यू एक्चुअल में आपको दी गई है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं थोड़ा सा, xy -5x -4y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180। यहां से मिल जाएगा xy -5x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 160। तो मुझे एक ही वेरिएबल में चीजों को करना है, तो मैं x को उधर भेजना पसंद करूंगा, तो y को इधर ही रखते हैं। वी हैव xy -4y 5x प्लस 160 आ जाएगा। गॉट इट? बहुत सारी चीजें करने में, उसमें कोई बात नहीं। यहाँ और इसका शॉर्टकट वे था, लेकिन चलो अब ये कर दिया तो कर दिया। y कॉमन लेके यहाँ पे x-4 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 160 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस 160 डिवाइडेड बाय x-4। ये आपको y मिल गया। अब हमको करना क्या था, हमको डायमेंशंस मैक्सिमाइज करने थे, मतलब वी अगेन नीड टू फाइंड x y का मैक्सिमम वैल्यू। और y की वैल्यू यहां से आप रख दोगे 5x प्लस 160 डिवाइडेड बाय x-4। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, 5x स्क्वायर प्लस 160x डिवाइडेड बाय x-4। ये प्रोडक्ट है। हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है dp बाय dx। जब डिफरेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर में x-4 का होल स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन रूल से आप निकालते हो, वो आपने किया। यहाँ पे x-4, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 10x आएगा, माइनस साइन जो भी आपका ये है 5x स्क्वायर प्लस 160x, ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा। अब यहां पे सिंप्लीफाई करना है, पुट दिस इक्वल्स टू 0। एग्जैक्टली इसको आपको 0 के बराबर रख लेना है। लेट्स टेक दिस। तो यहां पे क्या करना है हमको, इसको 0 के बराबर रख दिया हमने। पुट दिस इक्वल्स टू 0, dp बाय dx इक्वल्स टू 0। तो डिनोमिनेटर वैसे भी गायब हो जाएगा, ऊपर मिल जाएगा तुमको 10x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 160x डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तुम्हें बचेगा 5x का स्क्वायर माइनस का 200x इक्वल्स टू 0। यहां से आप फैक्टराइज कर सकते हो, बट मैं क्यों बोलूं, क्योंकि आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। x वैसे भी 0 नहीं होगा, वी नो दिस फॉर श्योर, देयरफॉर x हैज टू बी इक्वल्स टू 40। अगर x 40 है, फिर से वही डबल डिफरेंशिएशन कर लेना, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तुमको। डबल डिफरेंशिएशन करके ये दिखाओगे कि भाई जो भी वैल्यू है उस पे वैसे भी लेस देन 0 आएगा, तो ये मैक्सिमम आपका डायमेंशन है। अब x को तुम 40 रख दोगे, कहां पे x को 40 रखना है, जहां पे y निकालने के लिए हमने देखा था। तो यहाँ पे y कहां था, ये 5x प्लस 160। तो हम यहाँ पे ना x को 40 रख देते हैं, ये y की वैल्यू थी। दिस वाज द वैल्यू ऑफ y। पुट x इज इक्वल्स टू 40। जैसे हमने x को 40 रखा, यहां मिल जाएगा 5 इंटू 40 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 4। तो वी हैव 200 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 36 विच इज 10। तो हमें बस एक डायमेंशन मिल रहा है, x 40 मिल रहा है और ये 10 मिल रहा है। इतना बड़ा पेज होना चाहिए 40 बाय 10 का, टू गेट द मोस्ट इकोनॉमिकल पेज लेआउट। ठीक है भाई, लॉजिक समझ में आ रहा है? यहां से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Let the cost function of the firm is given by this. Find the output where the marginal cost is minimum. तो बच्चे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये करते हैं कि भाई देखो, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, ये तो समझ में आता है, और उसके लिए आपको कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट आपका आ जाएगा 300 माइनस 20x प्लस का x स्क्वायर। ये मार्जिनल कॉस्ट है। अब हमको इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 शुड बी d बाय dx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा माइनस का 20 और प्लस का 2x। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट
शुड बी इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां से आप 2x को 20 बोल सकते हो या x को 10 बोल सकते हो। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे कि इसी को ना 0 से बराबर इक्वेट करते हैं, क्योंकि बोल सर डिफरेंशिएशन तो कर लिया। वो तब करते हैं जब तुम्हें सिर्फ कॉस्ट फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता। अभी हमको मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो मार्जिनल कॉस्ट को डेरिवेटिव निकाल के फिर उसको 0 के बराबर रख दिया, तो x की वैल्यू आपको 10 मिल गई। अब जैसे ही देखो x 10 मिला, तुम्हें चेक करना है इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो d2mc by dx स्क्वायर निकाल लो। ये निकालने के लिए दिस विल बी 2 है ना, सिर्फ 2 आ जाएगा, x कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस सिर्फ 2 पॉजिटिव का मिल जाएगा। नाउ d2mc by dx स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 10, ये भी 2 ही मिलेगा क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है आपके पास। तो जब x इक्वल्स टू 10 पे ये वैल्यू 2 आ रही है बच्चों, देयरफॉर जो x इक्वल्स टू 10 है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा है। पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर हमसे मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट भी पूछे तो आप बता सकते हो, लेकिन हमसे सिर्फ ये पूछा था कौन सा आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगी, तो जब 10 आउटपुट होगा तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगी। बराबर समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। A manufacturer produces X pants per week, so the total cost of this, the price per unit is given by 8x equals to something, where p is the price of each set. Find the maximum profit obtained by the profit function. इन्होंने देखो हेल्प कितनी करी कि प्रॉफिट फंक्शन उनको बता दिए हुए होता है, तो कॉस्ट फंक्शन तो अपने को दिख रहा है, रेवेन्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा। रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू एक्स। तो अगर मैं इसको देखूं, मुझे पता है 8x इक्वल्स टू 600 माइनस p दिया हुआ है, यानी कि p की वैल्यू 600 माइनस 8x आएगा, तो इसको यहां पे हम लिख लेंगे 600 माइनस 8x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 600x माइनस का 8x स्क्वायर। ये है आपका बच्चों रेवेन्यू फंक्शन। और जैसे ही ये रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा, फिर आपके पास कॉस्ट फंक्शन आएगा। कॉस्ट फंक्शन दिया है x स्क्वायर प्लस 78x और प्लस का 2500। हमसे बोला था भाई प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट फंक्शन होता है rx माइनस cx, मतलब रेवेन्यू से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस 600x से 78 आप हटाओगे तो आपको मिल जाएगा 522x, यहां से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 9x स्क्वायर एंड माइनस 2500 माइनस का 2500 आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग एज द प्रॉफिट फंक्शन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको प्रॉफिट फंक्शन मिल गया, तो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट dp by dx should be equals to 0। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से मिलेगा 522 माइनस का 18x इक्वल्स टू 0, तो 18x इज इक्वल्स टू 522, x इज इक्वल्स टू 522 डिवाइडेड बाय 18। ये 2 से काटोगे तो 9, इसको काटोगे 2 से तो 2 6 2, और ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है 9, यानी कि 18, 2 9 जा 18, 18 और यहाँ पे कितना बचा 18 8, ये तो 10 आ रहा है, रुक जाओ सॉरी 261 आ रहा है, यस नाउ दिस इज बेटर, 81 यानी कि 29 आ रहा है। तो x इज इक्वल्स टू 29 विल बी योर आंसर। एक बार बस d2p by dx स्क्वायर निकाल के देखना, ये हमेशा डेफिनेटली लेस देन 0 ही तुमको मिलेगा, देयरफॉर दिस इज योर आंसर। तो ये यहाँ पे आप 29 को रखोगे, d2p by dx स्क्वायर आप यहाँ पे निकाल सकते हो, जब आप निकालोगे तो माइनस 18 आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे x रखने की कोई जगह तो है नहीं, तो आप इसको एज इट इज छोड़ के बोलोगे सर x इक्वल्स टू 29 पे ये आउटपुट पे जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक फंक्शन बनाना है, उसको इक्वेट करना है 0 से एंड यू विल बी डन। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एओडी के अंदर मिलते हैं, एंड डिफरेंशिएशन तो हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया। तो बच्चों इस वीडियो के लिए ना इतना ही, डिफरेंशिएशन का ये वन शॉट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एक कॉल अवे, वी आर वन कॉल अवे। और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। चलो बच्चों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।